हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम गौर पंडित आपका स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको क्लास 11th का टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भूगोल का मॉडल प्रश्न सेट 3 जो जैक के वेबसाइट से आया था, सेट मॉडल सेट, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी कंप्लीट सॉल्यूशन सेट 3 भूगोल का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए मिल सके उसे भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है? उत्तर देखिए, महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। कितना है? 35% है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तर देखिए, 71% भाग पर क्या है? जल है। कितना? 71% पर जल है। ठीक ना। तीनवा नंबर देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उत्तर देखिए, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा नंबर देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। जो पश्चिमी घाट में जो दर्रा है उसका 2 दर्रों के नाम आपको लिखने को कहा जा रहा है। तो उत्तर देखिए, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम निम्न है, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ठीक ना। क्या लिख दीजिएगा? एक भोरघाट दर्रा और एक पालघाट दर्रा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, उसे या उस पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई मुख्य नदी हो गया, ये मान लीजिए मुख्य नदी है आपका, और बहुत सारे सहायक नदी इधर से भी आके मिल गए, इधर से भी आके मिल गए, या फिर और भी सहायक नदियाँ आके इसमें मिल गए, और ये सारा वर्षा के पानी को एकत्रित करके मुख्य नदी में जाके और कहाँ मिल गए? समुद्र में या फिर सागर में जाके मिल गए। तो इसी पूरी प्रक्रिया को, यानी कि पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा सटीक सा आंसर है। छठा नंबर देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 किलोमीटर है। तो इसे याद कर लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, वर्षा, पवन की दिशा, आर्द्रता, नमी एवं प्रवाह, वायुदाब इत्यादि के अचानक प्रभाव को कहते हैं। ठीक ना। इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि किसी स्थान के जो अचानक मौसम में परिवर्तित होता है, कभी गर्मी, कभी तुरंत बरसात, जो प्रत्येक दिन मौसम परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अचानक परिवर्तन होता है, नमी हो जाता है, कभी आर्द्रता आ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, इस तरह के। ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब जलवायु किसे कहते हैं? जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत को मौसम उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मौसम को उस स्थान के क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये क्या होता है? लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को ही उस स्थान का जलवायु कहते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। 9वां नंबर देखिए, जलोढ़ मिट्टी से आप क्या तात्पर्य है? आपका क्या तात्पर्य है? यह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई
मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। भारत में यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं असम के कुछ भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इत्यादि नदियाँ द्वारा बहा कर लाई जाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखें। हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताएं क्या है? निम्न है। इस तरह लिख दीजिएगा और 3 पॉइंट्स में डाल दीजिएगा। देखिए, इनका अपवाह अधिक है, इन नदियों का पानी वर्ष भर रहता है, यानी कि सालों भर रहता है इसमें पानी। ठीक है, इसके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, इसमें मछली पालन भी किया जाता है। हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप किन्हीं 3 पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर देखिए, भारत में कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम। ये कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद कर लीजिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें। मृदा संरक्षण के 3 उपाय निम्न हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके। तीसरा पॉइंट देखिए, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा इसे। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, महासागरीय नीतल के उच्चवाच का वर्णन करें। महासागरीय प्रथम श्रेणी के उच्चवाच हैं। यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जल राशि संचित है। इसमें क्या होती है? पृथ्वी की बहुत सारी जल राशि, जो विशाल जल राशि है वह संचित यानी कि इकट्ठा रहती है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप में इतने करीब हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। फिर भी भूगोलवेदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागर में विभाजित किया है, जिसका नाम है, क्या क्या नाम है देखिए, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, दक्षिणी और आर्कटिक। ये सब क्या है? महासागर के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर देखिए, लाल मृदा की विशेषताएं निम्न है। लाल मृदा का रंग सामान्यतः लाल होता है। लाल मृदा का रंग भूरा, चॉकलेटी अथवा पीलापन भी होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह मृदा दोमट होती है जो कि अत्यधिक मोटे कणों से निर्मित होती है या मोटे कणों से मिलकर बना है। तीसरा पॉइंट देखिए, इस मृदा में फास्फोरस जैसे जैव तथा नाइट्रोजन पदार्थ की कमी होती है, परंतु यह पोटाश से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि भारत में हर तरह के मौसम पाए जाता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु इत्यादि। यहाँ पे क्या होता है, भारत में हर एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत में हर तरह के वन पाए जाते हैं, जैसे कि अर्धपर्णपाती वन, पूर्णपर्णपाती वन। भारत में रेगिस्तान भी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत में रामपुर, चेरापूंजी जैसे शहर भी पाए जाते हैं, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, और जैसलमेर जैसा रेगिस्तान भी है, जहां सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा आंसर हो गया। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में 5 अंतर को लिखें।
हिमालय अपवाद तंत्र एवं प्रायद्वीप अपवाद तंत्र में 5 अंतर निम्न है। ये लिख दीजिएगा और 2 कॉलम में विभाजित कर दीजिएगा। जैसे देखिए इधर लिखिएगा हिमालय अपवाद तंत्र एक कॉलम में और एक कॉलम में प्रायद्वीप अपवाद तंत्र, और इसके 5 पॉइंट्स लिखा देते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इसकी लंबाई अधिक होती है। ये जो हिमालय अपवाद तंत्र है उसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। और प्रायद्वीप अपवाद तंत्र इसकी लंबाई हिमालय नदियों की तुलना में कम होती है। दूसरा पॉइंट देखिए भारत में हिमालय की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ पे मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में केवल। और प्रायद्वीप जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरती है। 3वां नंबर पॉइंट्स देखिए इन नदियों को वर्षा के साथ साथ हिम से भी जल मिलता है, इसलिए ये 12मासी नदियाँ होती है। हिम मतलब बर्फ़, ठीक ना, पर्वत क्षेत्र से बर्फ़ भी गिर जाती है यानी कि पिघल के मिल जाती है, इसीलिए ये 12मासी नदियाँ हैं। इन नदियों को वर्षा पर निर्भर रहती है। ये प्रायः मौसमी होते हैं और इसमें क्या होती है, केवल वर्षा पर ही निर्भर होते हैं, इसीलिए ये मौसमी नदियाँ कहलाती है। चौथा पॉइंट देखिए मार्ग परिवर्तन के लिए माहिर, इसका मार्ग स्थायी होता है। हिमालय की प्रमुख नदियों में कई सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इसमें क्या होती है, कई सहायक नदियाँ आकर मिलती है। अब प्रायद्वीप में देखिए प्रमुख प्रायद्वीप नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी में छोटी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। तो ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 17वां नंबर का क्वेश्चन देखिए काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। देखिए उत्तर काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन के ट्रेप के लावा चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें कपास के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। देखिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने से हुई। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेंगुड़ कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। दूसरा पॉइंट देखिए काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखिए काली मिट्टी में नमी को रोक कर रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इस मिट्टी में नमी की सोखने का प्रचुर मात्रा में पूरा शक्ति है। ये एक बार नमी पानी गिर जाने से या पा जाने से वो अपनी नमी को सोख लेता है और इसीलिए इस कारण से सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए चौथा पॉइंट्स काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपा जाती है, यानी कि चिपचिपा हो जाती है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती है। ठीक ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए जो भूगोल सेट 1 का जो मानचित्र है उसको मैं डाल दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। और सेट 2 एवं सेट 3 का मानचित्र भी मैं जल्द से जल्द बना के वीडियो डाल दूँगा, तो देख लीजिएगा आप और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।